हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम बात करें तो आज 17 मई 2025 है और आज के न्यूज आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपने आई होप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर नहीं किया है तो आप जाएं टेलीग्राम चैनल में घटना सूत्र आप सर्च करें और टेलीग्राम चैनल में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये जो आर्टिकल उनके बाद हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न करंट अफेयर आधारित हैं। पहला प्रश्न बात करें वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय गिग अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है कोविड-19 के बाद जो की इकोनॉमी बहुत बढ़ी है, स्विगी जोमेटो इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के बारे में भी आप जानते हैं, जो मतलब फ्रीलांस वर्क है उनमें भी बहुत सारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर बात करें फ्रीलांस मांग में सबसे अधिक वृद्धि डाटा एनालिटिक्स भूमिका में देखी गई। क्या ये बात सही है? इसको हम देखते हैं। दूसरा, नवाचार चक्रों के कारण स्टार्टअप और परंपरागत संस्थान दोनों की हायरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो बात यहाँ पे सही है क्योंकि देखिए इनोवेशन जैसे जैसे बढ़ेगा जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ेगा तो ये और साथ ही जो परंपरागत संस्थाएं हैं वो दोनों ही बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि क्या है कि स्टार्टअप बढ़ने के साथ नए रोजगार मिल रहे हैं और पुराने जो व्यापार में वृद्धि की वजह से पुराने स्टार्टअप्स में भी हायरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और गिग हायरिंग को बढ़ावा ये इसलिए भी मिलता है क्योंकि अगर आप देखो सोशल सिक्योरिटी संबंधी जो पहल है उससे कंपनियां बच जाती हैं, लेबर लॉस बहुत सारे फॉलो नहीं होती, ये सारे चल वहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर तो पहला गलत है क्योंकि अगर आप देखें जो फ्रीलांस मांग में सबसे अधिक वृद्धि डाटा एनालिटिक्स में नहीं बल्कि रोबोटिक्स में यहाँ पर देखने को मिली है। इसमें 67% यहाँ वृद्धि देखने को मिलती है। ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है, इसलिए ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे दूसरा तो सही है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तीसरे आर्टिकल के विनिर्माण क्षेत्र में रिमोट और परियोजना आधारित भूमिकाएं प्रमुख है। अभी सही है बात क्या? ये एकदम बात सही है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे पहला और दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही हो जाए, केवल दो स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय कंप्यूटर क्वांटम मिशन के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सामान्यतः जो कंप्यूटिंग गणना करता है उसमें जो टाइम लगता है उसका 1/10 टाइम 100 टाइम ही पे यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा वहाँ पे कैलकुलेशन होता है। तो एनक्यूएम में ये पहले बेसिकली भारत सरकार के भी इसके बारे में देखेंगे। मानकीकरण को एक मुख्य रणनीतिक स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है। सीएसआईआर एनपीएल को भारत में सभी क्वांटम उपकरण के लिए प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट यहाँ पे सी सही है, आर यहाँ पे गलत है, इसको यहाँ पे नामित नहीं किया गया है। सीएसआईआर एनपीएल मानकीकरण का नेतृत्व करता है लेकिन इसे एकमात्र प्रमाण प्राधिकरण के रूप में मानित नहीं किया गया है। ये तो यहाँ पे बात होगी। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है भारत में उसके बारे में बात करें तो इसको कब लॉन्च किया गया था? इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। 2023 में लॉन्च किया गया था और पर्पज ये था कि 2023 से 2031 तक क्या किया जाए, क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इस संदर्भ में 6,000 करोड़ बेसिकली 6,000 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो ये तो बेसिकली पर्पज था जिसमें भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी है, वैश्विक नेता बनाना, भारत को वैश्विक लीडर बनाना। इस संबंध में यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है और इस संबंध में यहाँ पे भी सरकार ने पहल शुरू की थी। इस संबंध में अब क्वांटम देखिए, क्वांटम जिसकी गणना की इकाई क्यूबिट्स होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्यूबिट क्या है, क्वांटम गणना की इकाई है। तो ये बेसिकली कभी-कभी ऐसा पूछा जा सकता है खासतौर पे स्टेट पे सीएस के क्वेश्चंस में। अब ये तो बात हो गई। हम बात करेंगे यहाँ पर डब्ल्यूपीआर के बारे में। क्या आर्टिकल कह रहा है? डब्ल्यूपीआर के बारे में इसकी भूमि को सही ढंग से बताइए। देखिए, यह कार्यबल नौकरी चाहने वाले लोगों की संख्या को मापता है। यह 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के रोजगार का प्रतिशत दर्शाता है। इसका उपयोग केवल शहरी महिला रोजगार के अनुमान के लिए किया जाता है या यह घरेलू कामगारों में प्रेषण योगदान के हिस्से को दर्शाता है। अब इसको आपको बताना है। मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग इसे बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका होगा बी। क्या इसका सही आंसर होगा? सही आंसर होगा इसका बी। यह 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों का रोजगार का प्रतिशत बताता है। देखिए कल भी हमने देखा डब्ल्यूपीआर के बारे में देखा जो लोग यहाँ पे रोजगार में भागीदार हैं। साथ ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में भी हमने देखा था डब्ल्यूपीआर। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में देखा था। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल देख लिया है कल। तो यहाँ पे ये जो इसका सही आंसर क्या होगा बी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार संबंध में भारत के रुख के बारे में बताइए। बात है आईएईए के बारे में पाकिस्तान के द्विउपयोगी जो कार्यक्रम है की करने का आग्रह किया। वहीं रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के परमाणु रुख को वैश्विक चिंता बताया। जिससे भारत में ऑपरेशन सिंदूर में आईएससीसीएस की किसी तकनीकी भूमिका से इनकार किया।
ये बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल बात करना है। अब इस संबंध में इसका क्या सही उत्तर होगा आपको यहाँ बताना है। इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ पे देखिए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के परमाणु वैश्विक चिंता बताया, लेकिन ऐसा कोई आग्रह आईएईए द्वारा नहीं किया गया है। आईएईए की चर्चा आ गई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जो इसको स्टैब्लिश किया गया तो 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वियना में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। जो एटॉमिक जो शक्ति है उनमें पीस बनी रहे, परमाणु का शांतिपूर्ण उपयोग हो सके, परमाणु हथियारों का विकास ना हो, प्रसार ना हो, इस संबंध में ये बात करता है, बेसिकली यहाँ पे बात करता है। और यह साथ ही सेफ गार्ड करता है, निगरानी करता है, जांच करता है। भारत के संबंध में देखा, भारत 1957 से ही इसका सदस्य रहा है। 2008 में अमेरिका परमाणु समझौते के तहत भारत को अपने 14 परमाणु रिएक्टर आईएईए की निगरानी में लाए गए हैं। तो भारत में जो 14 परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत में, उनकी भी निगरानी आईएईए करता है। इसका बहुत मिसयूज ना हो पाए, ये बेसिकली यहाँ पे बात करता है। अगला आर्टिकल बात करता है मई 2025 में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होती है। दूसरा संदर्भ राज्यपाल द्वारा केंद्रीय विधायक को स्वीकृति देने में देरी के कारण उत्पन्न हुआ है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को उचित सीमा के भीतर कार्य करना चाहिए। इस संबंध में बेसिकली बात करते हो, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा इसका बी। इसमें बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को उचित सीमा के भीतर निर्णय देगा। ये यहाँ पे बात सही है, यहाँ पे कोई सलाह जो बाध्यकारी है ही नहीं, यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा, संदर्भ राज्यपाल द्वारा केंद्रीय विधायकों को स्वीकृति देने के कारण तो बेसिक ऐसा नहीं है, केंद्रीय विधायक को थोड़ी राज्यपाल स्वीकृति देता है, वो तो राज्य के विधायक उनको स्वीकृति देता है। ये यहाँ पे हमने यहाँ पर देख लिया। अगला हम मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, गिव मी अ सेकंड। अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्य परीक्षा संबंध, तो ऑपरेशन सिंदूर भारत के नए युग के युद्ध सिद्धांत से संक्रमण का प्रतीक है। इस विषय पर चर्चा कीजिए। अगर हम बात करें, अब देखिए इसमें सबसे पहले बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप बता दीजिए, परिचय बताइए कि जब 22 अप्रैल को यहाँ पर आतंकी हमले हुए, उसके बाद भारत सरकार ने लगभग 7 नवंबर के आसपास, 7 मई के आसपास पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक मोर्चा शुरुआत किया, एक पहल की शुरुआत की, जिसमें तीनों सेनाओं ने भागीदारी सुनिश्चित की। उसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। तो मुख्य भाग बताएं कि समस्या कारण क्या है, कारण बताएं, आतंकवादी कारण को यहाँ पर जोड़ें, है ना। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बताएं, पाकिस्तान द्वारा जो सीमा समर्थित आतंकवाद है उसको यहाँ पे बताएं। तो यहाँ पे ये सब बता सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सुझाव भी दें, सुझाव दें किस तरह से यहाँ पे ये जो सारी पहल है इनको यहाँ पे दूर किया जा सकता है। साथ ही अगर आप देखें भारत में सुझाव देने से पहले आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि क्या क्या सरकार ने बेसिकली कश्मीर में 370 हटाने के बाद पहल की है। 370 हटाने के बाद जिस तरह से रोजगार को बढ़ावा मिला, जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा मिला, लगभग 35 लाख टूरिस्ट 2025 में आने की संभावना थी। तो इस संबंध में था 2024 में 20 लाख के आसपास टूरिस्ट गए। वहाँ की अर्थव्यवस्था है, वहाँ का रोजगार है, वहाँ की स्थायित्व, उसको वहाँ पे बढ़ावा मिला। चैलेंज तो आप यहाँ पे बता ही सकते हैं, जो यहाँ पे बात हुई कारण जो है वही चैलेंज है। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष में या सुझाव में आप बताएं। सुझाव में आपको बताने की आवश्यकता है कि सरकार को यहाँ पर विकास संबंधी जो कार्य उसमें रोकना नहीं चाहिए, सरकार को विकासात्मक कार्य बढ़ा के रखना चाहिए। साथ ही साथ देखिए सुरक्षा संबंधी और प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए। जो सुरक्षा में रूल लूप होल है, जो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, इतने बड़े आतंक का पता कैसे नहीं लगा पाई, इस संबंध में यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाए जाने की आवश्यकता, जो सरकार हालांकि यहाँ पे कर रही है। तो ये बेसिकली आपको इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन पे टैकल कर सकते हैं। दूसरा, वैश्विक उच्च शिक्षा के रुझानों में बदलाव भारतीय विश्वविद्यालय के लिए द्वैत चुनौतियों को अवसर प्राप्त करता है, विश्लेषण कीजिए। तो अगर हम बात करें वैश्विक उच्च शिक्षा के रुझानों में बदलाव के बारे में हम देखें, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा रुझानों मतलब भारतीय विश्वविद्यालय को द्वैत चुनौती उत्पन्न करता है। देखिए द्वैत चुनौती यहाँ पे कैसे उत्पन्न होती है, तो देखिए वैश्विक उच्च शिक्षा के बारे में बताएंगे। भारत में अगर देखें, भारत में सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि भारत में जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें विदेश जाने वालों की संख्या लाखों में होती है। इनमें खासतौर पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड, इस संबंध में यहाँ पे जो लोग जाते हैं वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे बारे में आप बता सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अनुमति दी। इस संबंध में ये आर्टिकल चर्चा में रहा। तो भूमिका में यहाँ पे यह बताएं। फिर आप बताएं यहाँ पे चुनौती किस तरह से उत्पन्न करती है। यहाँ पे बताएं कि जो भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें चुनौती है। साथ ही साथ सिलेबस का जो इंडस्ट्री से लेड है, जो मतलब जो सिलेबस इंडस्ट्री को जो नीड है उस हिसाब से सिलेबस यहाँ बदलाव की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है, वो नहीं हो पाता। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंज आप यहाँ बता सकते हैं। साथ ही आप निवेश संबंधी यहाँ पे चुनौतियां बता सकते हैं। साथ ही बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए। मध्य प्रदेश में आंकड़ा आया था कि लगभग 60 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो मतलब भोपाल में ही थे, वो लगभग बंद हो गए। तो इस तरह से बहुत से कॉलेज बंद हो रहे हैं। अब विदेशी जो यूनिवर्सिटी है उससे चुनौतियां यहाँ पे उत्पन्न देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पे स्थानीय यूनिवर्सिटी को, स्थानीय संस्थान को।
फिर यहाँ पे सजेशन दें कि देखिए ऐसा अगर हम विश्व की यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं तो कहीं न कहीं अगर आप देखो बाद में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जो लोग विदेश जा रहे हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने वो यहीं रहेंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, विकास को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा का जो माहौल उसमें बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा का जो स्तर उसको बढ़ावा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भले यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।